A very good evening and welcome to all of you, dear students. In today's class, I am going to explain SSC previous year questions of 2020, and it is the questions that have been taken from Ajay Kumar Singh's book, especially for CHSL and MTS. And the set that I'm going to explain today is set 4 of 2020 previous year questions. So let's get started. And before the commencement of the class, I would like to request you to join all my social sites. एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप आप डाउनलोड करके जुड़ जाएं अगर आप नए हैं तो। इस ऐप के ऊपर ग्रामर के बहुत ही सस्ते दरों पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, यहाँ आपको प्रत्येक दिन वोकैब के बहुत अच्छे सेट्स मिल जाएंगे और क्विजेज भी मिल जाएंगे। फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टुडे यू मे नॉट डैश व्हाट यू हियर बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आज यू मे नॉट डैश व्हाट यू हियर, जो आप सुनते हैं, व्हाट यू हियर, यह एक क्लॉज है और जब व्हाट किसी भी WH वर्ड के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब न दिया गया हो तब उसका अर्थ अफर्मेटिव में निकालना होता है। जो आप सुनते हैं, बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वह सत्य है और आपको उसे स्वीकार करना है। यानी टुडे यू मे नॉट लाइक, आप लाइक नहीं कर सकते हैं, आप लाइक नहीं कर सकते हैं जो आप सुनते हैं, लेकिन वह सत्य है और आपको उसे एक्सेप्ट करना है। अन्य ऑप्शन जो हैं रिप्लाई और आंसर यहाँ सूट नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। जितने लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया हैज आइडेंटिफाइड अ नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19 दैट कुड बी अ गेम चेंजर। इंडिया ने नोज बेस्ड वैक्सीन को आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, जो COVID-19 के अगेंस्ट है और यह एक गेम चेंजर हो सकता है। तो अनोज बेस्ड वैक्सीन का अर्थ एसेंस्ड बेस्ड वैक्सीन नहीं होगा। नेजल वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो नोज के थ्रू दी जाए उसे नेजल वैक्सीन कहते हैं। तो आंसर 2 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको दिए गए सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो क्या कहा गया? द स्टूडेंट्स आस्क द टीचर, तो होगा द स्टूडेंट्स। अब आस्क है तो आपको सेड टू करना पड़ेगा। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर वेयर दे कुड फाइंड, यहां पर आप दे देख रहे हैं, दे कुड, यानी यह जो कुड है यह बदल करके कैन होगा। वेयर दे कुड फाइंड, तो द इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट, बस इन पॉइंट्स पर आप ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब आई फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो दे आ ही नहीं सकता। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर वेयर कैन यू, तो सेकंड पर्सन अगर हम यहां देते हैं तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ही होगा, जबकि हमको दे चाहिए, यह भी नहीं हो रहा है। द स्टूडेंट्स आस्क द टीचर वेयर कैन वी फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और यह स्टूडेंट्स है तो चेंज होके दे हो जाएगा, यानी आंसर करेक्ट होगा सी। ये यू वाला पार्ट गलत है। अब इसके लिए क्या होगा कि आपको नरेशन का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास नरेशन का नॉलेज है, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नरेशन जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम बताना है आपको। वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल डिस्पाइज शब्द का एडजेक्टिव है। डिस्पाइज का एडजेक्टिव बनाने पर डेस्पिकेबल हो जाता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं कमेंडेबल, डिजायरेबल, लाउडेबल एंड कॉन्टेम्प्टिबल।
तो डेस्पिकेबल मीन्स होता है घृणास्पद, घृणा करने योग्य। इसके लिए आप हेटफुल का यूज कर सकते हैं, एबोमिनेबल का यूज कर सकते हैं। हेटफुल, एबोमिनेबल, कॉन्टेम्प्टिबल, ऑब्नॉक्सस, इन सब का अर्थ होता है घृणास्पद। कमेंटेबल इनका एंटोनिम होगा प्रशंसनीय, लाउडेबल, कमेंडेबल, एप्रिसिएबल, प्रेजवर्दी, इन सब का अर्थ होता है प्रशंसनीय। डिजायरेबल वांछित, जो इच्छानुकूल हो उसे डिजायरेबल कहते हैं। लाउडेबल प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, एंड कॉन्टेम्प्टिबल घृणास्पद, घृणित। तो आंसर सिनोनिम चूंकि पूछा गया है तो हम कॉन्टेम्प्टिबल देंगे, 4 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को आपको एक वर्ड में बताना है। फिजिक्स का वह ब्रांच जो ताल्लुक रखता है साउंड की प्रॉपर्टीज से, उसे क्या कहते हैं? फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड अकॉस्टिक्स। तो फोनेटिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड को हम फोनेटिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ मशीन्स, ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। एंड एकॉस्टिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकॉस्टिक्स। द स्टडी ऑफ साउंड शॉर्ट में हम यह कह सकते हैं। तो आंसर 5 का डी होगा। आइए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों के सामने, और यह प्रश्न है थिक एज थिब्स। इस इडियम का आपको अर्थ बता देना है। थिक एज थिब्स का टेलिंग लाइज ऑल द टाइम, नेवर हेल्पिंग एनीवन, हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट। तो थिक एज थिब्स उतना मोटा जितने चोर होते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं है, मुहावरेदार अर्थ हमको बताना है। थिक एज थिब्स का अर्थ होता है घनिष्ठता होना, घनिष्ठ संबंध होना या घनिष्ठता होना, मित्रता होना, काफी नजदीकी होना। और इस अर्थ में आप देख सकते हैं कि हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप बिल्कुल सही आंसर होगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एंटोनिम सेलेक्ट करना है। वर्ड आपके सामने है डिसहवल्ड, डिसहवल्ड। अब डिसहवल्ड के लिए ऑप्शन है ऑर्डर्ड, क्लटर्ड, अनटाइडी एंड अनकैम्प्ड। इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित। ऑर्डर्ड मीन्स व्यवस्थित, ऑर्डर्ड मीन्स व्यवस्थित, क्लटर्ड, अनटाइडी, अनकेम्प्ड का अर्थ होता है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। सेट इस तरह के बनाने से क्या फायदे हैं आप खुद समझिए। आपसे भले ही यहाँ एंटोनिम पूछा जा रहा है,
लेकिन आप यहाँ सिनोनिम भी सीख रहे हैं साथ में। डिसहेबल्ड के लिए अनकेम्प्ड, अनटाइडी, क्लटर्ड, किसी का भी यूज आप कर सकते हैं सिनोनिम के रूप में। और ये ऑर्डर्ड क्या हो गया, व्यवस्थित, जो क्रम में है वह व्यवस्थित होता है, वह ऑर्डर्ड होता है। और जो डिसहेबल्ड है वह अव्यवस्थित है, यानी अपसेट स्टेट में है, वह ऑर्डर में नहीं है। तो आप अनकेम्प्ड, अनटाइडी, क्लटर्ड का यूज करेंगे। आंसर 7 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम सेलेक्ट करना है। वर्ड है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए में ऑर्डिनरी, बी टेरिफिक, सी फेब्यूलस एंड डी अनयूजुअल। तो शब्द अकस्टम्ड है जिसका अर्थ होता है अभ्यस्त। अकस्टम्ड का हिंदी अर्थ अभ्यस्त होता है। ऑर्डिनरी का अर्थ साधारण या सामान्य होता है। टेरिफिक मीन्स डरावना होता है, भयावह होता है। फेब्यूलस यानी शानदार, फेब्यूलस यानी शानदार। और अनयूजुअल यानी असामान्य या जो अभ्यस्त न हो। तो कस्टम्ड का एंटोनिम यहाँ जो दिया गया उसमें अनयूजुअल ही सेलेक्ट करने लायक है। 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस पढ़ता हूं। लावण्या वाज हैप्पी टू सी दैट the tree they had planted the previous year has grown quite taller, has grown quite taller। जिस ट्री को लावण्या खुश थी यह देख करके कि जिस पेड़ को उन लोगों ने पिछले वर्ष प्लांट किया था, लगाया था, वह काफी बड़ा हो गया है। तो हैज ग्रोन क्वाइट टॉलर, क्वाइट के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब यहाँ क्वाइट टॉल अगर कहीं दिया है तो हम यही सेलेक्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर भी साथ में दिया हुआ है, इसलिए हमें सी सेलेक्ट करना होगा। हैड ग्रोन क्वाइट टॉल, क्वाइट के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। लेस के बाद, वेरी के बाद, कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली, इन सभी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव आप सोच ही नहीं सकते। आंसर क्या होगा, टॉल, यानी 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इसमें कहीं ग्रामेटिकल एरर है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा गया द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम के बाद 3:30 PM है और बाद में एंड लगा दिया। फ्रॉम के साथ एंड कंजंक्शन का यूज नहीं, टू का यूज होता है। फ्रॉम का टू के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डाउन टू डस्क, फ्रॉम डे टू नाइट, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम छपरा टू वाराणसी, फ्रॉम वाराणसी टू मुंबई। यानी फ्रॉम के साथ पेयर्ड प्रेपोजिशन टू होता है, से तक के अर्थ में यूज किया जाता है। यानी आंसर डी होगा। फ्रॉम के साथ एंड नहीं लिख सकते, तो 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, इस इडियम का आपको बताना है अर्थ। क्या इसका अर्थ होगा? टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, किसी के चेहरे पर अंडे होना। आप नॉर्मली सुने होंगे कि किसी कलाकार का जब अपमान लोगों को करना होता है तो लोग चप्पल, जूते, अंडे इत्यादि उसके ऊपर फेंकते हैं। यानी इसका भी सेंस उससे मैच कर रहा है। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस यानी अपने किसी कृत्य, अपने किसी कर्म, अपने किसी कार्य के चलते शर्मिंदा होना या लज्जित होना, इसका अर्थ होगा। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस के लिए ऑप्शन है टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, और फर्स्ट ऑप्शन ही इस इडियम के मीनिंग को स्पष्ट कर देता है। इसलिए हम 11 का आंसर ए सेलेक्ट करेंगे। आगे
Select the option that can be used as a one word substitute for a given group of words. इन group of words के लिए एक वर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए जो मीनिंग सामने ला दे. अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क. कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई अभियोजना या कोई नया व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधि जिसमें खतरा हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? वेंचर, टब्बू, एक्सपेरिमेंट और एंटरप्रेन्योर. तो वेंचर का अर्थ होता है साहसिक कार्य, साहसिक कार्य या जोखिम भरा कार्य. वह कार्य जिसमें जोखिम की पूरी संभावना बने उसे हम वेंचर कहते हैं. टब्बू मीन्स होता है प्रतिबंध, रोक टोक, रुकावट, निषेध को हम टब्बू कहते हैं. एक्सपेरिमेंट का अर्थ प्रयोग होता है. और एंटरप्रेन्योर उद्यमी, एंटरप्रेन्योर उद्यमी. तो 12 का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. इस ब्लैंक को आपको फिल करना है. हिज वॉइस वॉज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर के साउंड के द्वारा उसकी आवाज डैश हो गई. क्या हो गई उसकी आवाज? ड्रॉन हो गई. तो ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन. ड्रॉ मीन्स होता है वापस लेना, ड्रॉ मीन्स होता है खींचना. ड्रॉ तस्वीर इत्यादि को बनाने में भी यूज किया जाता है. सेकंड वर्ड है ड्रिवन, यानी ये ड्राइव से बना है. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, हाँकना या चलाना इसका अर्थ होता है. ड्रानेड, ड्राउन, डूबना या डुबाना, दोनों अर्थों में हम इसका यूज करते हैं. और ये वर्ड है डाउन, आरंभ करना. ऐसे DAWN. जब यह नाउन का काम करेगा तो यह सुबह के समय को बताएगा जब रात्रि का अंत होता है और दिन की शुरुआत होती है. जब उजाला होने लगता है रात्रि के बाद, उस टाइम को हम डाउन कहते हैं. वह नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ आरंभ होना वर्ब के रूप में यूज होगा. तो किसी की आवाज हेलीकॉप्टर के आवाज के कारण डैश हो गई, यानी उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी, दब गई यानी डूब गई. इसलिए आंसर सेलेक्ट किया जाएगा ड्रॉनेड. 13 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने. इस दिए गए सेंटेंस में से आपको एरर डिटेक्ट करना है. क्वेश्चन में कहा गया अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट ऑकर्ड एट द सेलिब्रेशंस. प्रोब का अर्थ होता है जांच. अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट. इंसिडेंट के द्वारा प्रोब का आदेश दिया गया नहीं, घटना की जांच की करनी थी. तो प्रोब इनटू होता है. प्रोब इनटू एन इंसिडेंट, प्रोब इनटू एन एक्सीडेंट. कुछ दुर्घटना, कुछ घटना हुई, उसकी जांच होगी तो इनटू का प्रयोग करते हैं. इसलिए बाई वाला पार्ट जो है वह गलत है. आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 15. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. आपको इसका बना देना है पैसिव. क्वेश्चन कह रहा है साई कुमारी gave Akhila a bouquet of lilies on her birthday. तो Akhila was given क्या? A bouquet of lilies by साई कुमारी ऑन हर बर्थडे. या हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं. तो अ बुके ऑफ लिलीज वॉज गिवन हमें खोजना होगा. नहीं 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 नहीं, पहले हमें अखिला वॉज गिवन खोजना होगा ना. तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, अब तो डी ही होगा. अखिला वॉज गिवन अ बुक ऑफ लिलीज ऑन. ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, मैंने तो आपको कहा ही था. यह भी सही है और आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने. सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ. एक पैराग्राफ को के अरेंजमेंट को बिगाड़ दिया गया है और आपको उसे अरेंज कर देना है. एज अ रिजल्ट ही हैड अ डेट. डेट पढ़ते हैं, DEBT को बहुत सारे लोग डेब्ट पढ़ देते हैं. DEBT को डेट पढ़ना है. DOUBT को डाउट पढ़ना है, डाउट. डेट
और डाउट याद रखेंगे। तो एज अ रिजल्ट ही हैड अ डेट ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब ये फर्स्ट ए वाला पार्ट पढ़ने से पता चला कि यह जो पैराग्राफ है किसी व्यक्ति के बारे में है, उसके लिए ही लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसकी चर्चा के लिए ही का प्रयोग किया गया है। अनफॉर्चुनेटली ही बिगैन, यहां से भी शुरू नहीं होगा। माइकल जैक्सन, जी हाँ यहां से शुरू करेंगे। माइकल जैक्सन called the king of pop music stayed at the top of his career for many years। माइकल जैक्सन जिसे पॉप म्यूजिक का सम्राट कहा जाता था, अपने करियर में अनेक वर्षों तक टॉप में बने रहे। अब क्या हुआ, हाँ टॉप में बने रहे तो वर्क कल्चर के लिए सी के बाद डी का क्रम बन रहा है। He was respected for his work culture. He would spend long nights at the studio to fix a note correctly in a song। रातों रात काम किया करते थे, रात रात भर काम किया करते थे, और किसी नोट को जब तक वो मिक्स नहीं कर लेते थे अपने स्टेप्स के साथ तब तक कार्य में बने रहते थे, लगे रहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ही बिगैन स्पेंडिंग लैविशली, बहुत अधिक पैसा खर्च करने लगे, एकदम मुट्ठी खोलकर हाथ खोलकर पैसे खर्च करने लगे। ऑन एनीथिंग ही डिजायर्ड, जो कुछ उनकी इच्छा होती थी उसके ऊपर पैसे खूब बहाने लगे पानी की तरह। नॉट व्हाट ही एक्चुअली नीडेड, जिसकी जरूरत उन्हें नहीं थी उसके ऊपर भी काफी पैसे खर्च करने लगे। परिणाम यह हुआ, एज अ रिजल्ट परिणाम यह हुआ कि ही हैड अ डेट ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। मर तो गए लेकिन मरने के समय तक 500 मिलियन यूएस डॉलर के कर्ज में दबे थे। यही क्रम होगा, यानी सी डी बी ए। अब देख लीजिए सी डी बी ए कहाँ है, तो सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 वर्ड है फॉरबीड, और फॉरबीड के लिए ऑप्शंस हैं एनकरेज, क्लोज, प्रोहिबिट एंड अड्यू। तो फॉरबीड का अर्थ होता है मना करना, रोकना, मना करना या रोक देना। इसके लिए हम प्रोहिबिट का भी यूज करते हैं, प्रिवेंट का यूज करते हैं, थ्वार्ट का भी हम यूज करते हैं। हालांकि इनके सेंस में डिफरेंस आता है, बट ये फॉरबीड के सिनोनिम होते हैं। एनकरेज एंटोनिम हो जाएगा प्रोत्साहित करना, एनकरेज प्रोत्साहित करना। क्लोज आप जानते हैं निकट, सन्निकट वर्ब के रूप में अर्थ होता है बंद करना। प्रोहिबिट रोकना, मना करना, निषिद्ध करना। और अड्यू मीन्स विदाई, फेयरवेल। इसका अड्यू का बीड, अड्यू मीन्स फेयरवेल, विदाई देना। तो फॉरबीड का सिनोनिम बताना है, इसलिए आप सेलेक्ट कर लेंगे प्रोहिबिट। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको सेलेक्ट करना है। आपके सामने वर्ड है इरिटेशन, पजेशंस, इनविटेशन एंड प्रोटेक्शन। तो इरिटेशन का अर्थ होता है चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन का अर्थ होता है चिड़चिड़ाहट, खिन्नता। पजेशंस यही आंसर होगा क्योंकि इसका स्पेलिंग गलत है और हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही सेलेक्ट करना है। पजेशंस का अर्थ होता है संपत्ति या संपत्ति से जुड़ी चीजें जो आपने अर्जित की है। इनविटेशन आप जानते हैं, प्रोटेक्शन भी आप जानते हैं। 18 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 19 नंबर में भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है आपको। मैं पहले ही बोला ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 2020 के CHSL के क्वेश्चन को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शब्द एविडेंस है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका अर्थ होता है सबूत। डिस्कशन यानी चर्चा, इसका स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। रेजोल्यूट का अर्थ होता है अडिग, अडिग जो अपनी बात पर डटा हुआ हो उसे रेजोल्यूट कहते हैं।
और हॉथिली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए आंसर डी होगा। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ देखने को मिल रहा है। हौती शब्द है, लेकिन हम उसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो वह हौथिली हो जाएगा, अहंकार पूर्वक। हौथिली का अर्थ होगा अहंकार पूर्वक, हौथिली। 19 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, आपको इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में रख देना है। ह्यूमंस वर्क बिकॉज दे हैव टू, दे प्ले बिकॉज दे वांट टू। आदमी काम इसलिए करते हैं क्योंकि काम उन्हें करना पड़ता है। दे प्ले बिकॉज दे वांट टू, लेकिन वे खेलते इसलिए हैं क्योंकि वे खेलना चाहते हैं। The most useful definitions are those that clarify the relationship of sports to play, games and contests. सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी परिभाषाओं में वे आते हैं जो स्पष्ट करते हैं रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप को प्ले के साथ, गेम्स के साथ एंड कॉन्टेस्ट्स के साथ। प्ले, wrote the German theorist Karl Daim, is purposeless activity for its own sake, the opposite of work. Sports are part of every culture, past and present, but each culture has its own definition of। सबसे पहले हम डी को देंगे। स्पोर्ट्स की चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हर संस्कृति का एक हिस्सा रहा है स्पोर्ट्स, और है, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है। बट ईच कल्चर हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन हर संस्कृति का स्पोर्ट का अपना अपना एक निश्चित डेफिनेशन है। अब जब बात हम डेफिनेशन की ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डी के बाद बी को रख ले। है तो सबका अलग अलग, लेकिन सबसे यूजफुल डेफिनेशंस में वे आते हैं जो स्पोर्ट्स का गेम के साथ, कंटेस्ट इत्यादि के साथ रिलेशन को स्पष्ट कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं, यानी डी के बाद सी होगा। अब जरा ऑप्शन देख लीजिए, डी के बाद सी तो एक ही तो है, डी के बाद सी, हम क्या बोल दिए, हम बोले हैं डी के बाद बी और लिख दिए डी के बाद सी। डी के बाद बी, आंसर बी होगा। डी के बाद बी हो रहा है, वही मैच कर रहा है, डी के बाद बी। फिर सी, प्ले, रोट द जर्मन थियरिस्ट। प्ले के बारे में जर्मन थियरिस्ट क्या कहते हैं कि यह तो पर्पसलेस है, यह कोई एक्टिविटी ही नहीं, बिना पर्पस के होती है, यह अपने लिए होती है। द अपोजिट ऑफ वर्क, यह वर्क की अपोजिट है, क्योंकि काम तो हमें तब करना पड़ता है ना, काम हम करते इसलिए हैं क्योंकि हमें वो करना पड़ता है, लेकिन खेलना तो हम अपने मन से करते हैं विदाउट पर्पस। काम का एक पर्पस होता है, प्ले का कोई पर्पस नहीं होता। यही आंसर होगा, 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में क्लोज टेस्ट है और इसकी शुरुआत हो रही है मेघालय। मेघालय की चर्चा इस पैसेज के अंतर्गत की गई है। मेघालय अ हिली स्टेट ऑफ इंडिया, मेघालय को कहा गया कि भारत का एक पहाड़ी राज्य है। इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यह कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अवस्थित है, लोकेटेड है यानी सिचुएटेड है के पार्ट में यह अवस्थित है। इट इज डैश बाय द इंडियन स्टेट ऑफ असम इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड डैश बांग्लादेश। तो यहाँ बाई द इंडियन स्टेट है, तो ये भी कह रहा है कि बाई ही भर दो, बाई बांग्लादेश। अब इट इज डैश बाई द 21 नंबर में, तो जो एरियाज होते हैं किसी राज्य के या किसी देश के, उनके बाउंड्री पर जो चीजें आती हैं उसकी चौहद्दी होती हैं, यानी बाउंड शब्द है। बाउंड मतलब होता है बांध देना, एक सीमा में, एक सरहद में किसी को कैद कर देना, और उसी बाउंड का हम नाउन बनाते हैं तो वह वर्ड बाउंड्री हो जाता है। बाउंड से ही वर्ड बनता है क्या, बाउंड्री। तो ये बाउंड हो जाता है, एक तरफ से असम है, दूसरे तरफ से बांग्लादेश है, तो बाउंड हो जाता है, यानी पैसिव में लिखा जाएगा तो 21 का आंसर ए हो जाएगा। बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ असम इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड बाई बांग्लादेश इन साउथ, ये तो ऐसे ही स्पष्ट है पहले वाले के प्रेपोजिशन से, इसलिए आंसर 22 का बी हो जाएगा। द स्टेट कैपिटल इज डैश हिल टाउन, जो स्टेट का कैपिटल है वह एक हिल टाउन है। ए ज्यादा अच्छा होगा, अगर हम द भी दे तो गलत नहीं है,
लेकिन इज अ हिल टाउन ऑफ शिलोंग, यह शिलोंग का एक पहाड़ी शहर है, हिल पर है, लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल, हम द भी दे सकते हैं लेकिन बेस्ट आंसर ए होगा, लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल मेघालय। मेघालय इज एन अपलैंड एरिया, यह एक अपलैंड एरिया है, ऊंचा है, फॉर्म्ड बाई ए डैश ब्लॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। यह कैसे फॉर्म हुआ, तो एक ब्लॉक बना डेक्कन प्लेट्यू का और इससे ही यह निर्मित हो गया। तो मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फॉर्म्ड बाय अ डैश ब्लॉक। 24 के ऑप्शंस को देखें, स्टैंडिंग ब्लॉक, रिमूव्ड ब्लॉक, डिटैच्ड ब्लॉक, विथड्रॉन ब्लॉक। एक ब्लॉक कट करके अलग हुआ और उस पे यह अवस्थित है, तो डिटैच्ड ज्यादा सुटेबल आंसर होगा। स्टैंडिंग मतलब खड़ा, रिमूव्ड का मीनिंग नहीं, विथड्रॉन वापस लिया हुआ, एक ही है जो डिटैच्ड जो अन्य से अलग का सेंस दे रहा है। आंसर 24 का सी होगा। 25 लास्ट वन है, इट्स समिट, समिट मतलब होता है चरम बिंदु, सबसे ऊपरी बिंदु। इट्स समिट, इसका शीर्ष जो है वैरी करता है यानी चेंज करता है। वैरी शब्द का सिनोनिम याद कर लेंगे, चेंज, बदल जाना, यह चेंज करता है। इन डैश फ्रॉम 4000 to 6000 फीट, इन डैश फ्रॉम 25 में, इन डिस्टेंस फ्रॉम, इन राइज फ्रॉम। अब ऊंचाई को बताइए ना, डिस्टेंस और राइज की बात नहीं है, एलिवेशन, एलिवेशन इसका चेंज करता है 4000 से 6000 फीट, तो एलिवेशन ऊंचाई, इसलिए हम आंसर सी सेलेक्ट करेंगे। और इस तरह से CHSL का 2020 के क्वेश्चंस का अजय कुमार सिंह सर की किताब का चौथा सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में और 2020 के सेट 5 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। गुड नाइट।